हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-136 शौर्य इन एक्शन। अपनी साधना खत्म करने के बाद शौर्य डायमेंशन से बाहर आ चुका था। बाहर आते ही उसे एक के बाद एक बुरी खबरें पता चल रही थी। परिवार और कंपनी पर कोई अनजान शख्स हमले कर रहा था और ह्यूमन राइट्स वाले उसी के परिवार और कंपनी को मानवता विरोधी बताकर बदनाम कर रहे थे। तभी इतनी देर से शांत बैठा विराज बोला, भाई देख, यहाँ सांगली के परिवार में भी ऐसी ही परिस्थिति है। मगर यहाँ हमारे लोग मारे गए हैं जो कि बड़े चाचा की कंपनी में ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे थे। हमला करने वालों ने अपना कोई खास मकसद या कारण बिल्कुल नहीं बताया है। शौर्य ने इसे ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आभा धीरे धीरे बदलने लगी और फिर उसके सामने सिस्टम ने अपना पैनल खोल दिया और उसके सामने उन लोगों की जानकारी दिखाना शुरू किया जो लोग इस घटना के पीछे थे। शौर्य ने जब इसे पूरी तरह से समझा तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और उसने फोन निकाला और एक कॉल किया। कॉल दूसरी तरफ से उठते ही शौर्य बोला, चीफ रिटायरमेंट मुबारक हो, मैं वापस आ चुका हूँ। शौर्य की आवाज सुनकर चीफ बड़े खुशी के साथ बोले, मुझे मालूम था तुम मुझे वापस आते ही कॉल जरूर करोगे और अब तुम्हारे कुछ पूछने से पहले मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। इन सभी घटनाओं के पीछे इस बार हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउस रायजादा कॉरपोरेशन का हाथ है। ये सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। इन्हें इस बार तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी चाहिए। और वे लोग तुम्हें पहले ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम अभी यहाँ नहीं हो तो उन्होंने तुम्हारे परिवार और कंपनी को टारगेट करने की कोशिश की, मगर उनके सारे भेजे हुए लोग बुरी तरह से मारे गए। इस वजह से उन्होंने फिर उसका दूसरी तरह से फायदा उठाने के बारे में सोचा और ह्यूमन राइट्स का उपयोग किया। उन हमलावरों को भी उन्होंने अपनी पावर का उपयोग करके सिर्फ एक आम लोग बताया और तुम्हारे कंपनी और परिवार पर गलत इल्जाम लगाया। अब वे लोग इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी तुम्हारे कंपनी की छवि को खराब करने की कोशिश की है। कंपनी को इसी वजह से कई एशियाई देशों ने अपने देश में ब्लैक लिस्ट करवा दिया है। इसमें कनाडा ने भी तुम्हारे कंपनी पर मानवता विरोधी कृत्यों के लिए कई आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने फिलहाल तो सिर्फ दवाई को रोक दिया है, पर उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। मध्य एशियाई देश भी तुम्हारी दवाई को अपने देश में चालू रखे हैं, पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को उन्होंने रोक दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी तुम्हारे उस आर्टिफिशियल शहर का प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। भारत सरकार भी अब इस बात पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये बात सीधे रायजादा बिजनेस हाउस से जुड़ी थी। देश के पूरे टैक्स में से 20% तो रायजादा बिजनेस हाउस अकेला देता है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना यानी सीधे देश के 20% आय का नुकसान करवाना होगा। ठीक है चीफ, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जब कल शाम तक ये सारा मांजरा खत्म होगा तो हम मेरे विला पर बैठकर शांति से कल डिनर करेंगे। शौर्य ने चीफ को बातों बातों में डिनर का न्योता दे दिया और फोन रख दिया। फोन रखकर शौर्य अपनी जगह खड़ा हुआ और कशिश को देखकर बोला, कशिश नाइट्स ग्रुप को कांटेक्ट करो और उन्हें उन देशों के नाम बता देना जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है। साथ ही उन्हें बता देना कि इसके बाद इन देशों में वे लोग अपने मर्जी की कीमत पर हमारी दवा बेचे, लेकिन याद रहे ये कीमत हमारी कीमत से दुगने से ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं। और इस बात का कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से डिक्लेरेशन कर दो। महाराष्ट्र सरकार को एक बार ऑफिशियली मेल करके बता देना कि कल दोपहर तक वे हमारा पेंडिंग पेमेंट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट वापस भेज दे, वरना कल दोपहर के बाद पूरा शहर हम तोड़ना शुरू कर देंगे। और हाँ, मैंने जैसे कहा है वैसे ही उन्हें बता देना, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर शौर्य ने विराज की ओर देखा और बोला, नेशनल ह्यूमन राइट्स के लोगों में से किसी से तुम्हारा अगर कांटेक्ट हो तो मुझे उनके नंबर चाहिए। मैं थोड़ा उन्हें ह्यूमन राइट्स का अर्थ समझना चाहता हूँ। शौर्य की बात सुनने के बाद मन ही मन विराज ने उन लोगों के लिए दुआ मांगी और शौर्य को उनके नाम बता दिए। शौर्य ने सारे नाम अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिए और फिर अपने विला से बाहर निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद शौर्य ने पहने कपड़ों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा और फिर वह कपड़े गहरे नीले रंग के बन गए। इन कपड़ों में शौर्य के सिर से लेकर पांव तक सब कुछ ढक चुका था।
उसके साथ शौर्य अपनी जगह से हवा में बिना तलवार के उठने लगा। कुछ ही देर में वह हवा में उड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी ओर दिल्ली में रायजादा मैंशन के अंदर विक्रांत रायजादा और उसका पिता किशन रायजादा अपने घर के अंदर स्टडी रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। डैड, मैंने ह्यूमन राइट्स के चीफ से कुछ देर पहले बात की है। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। उन्होंने गीतांजलि कॉरपोरेशन के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट बनाई है। इसमें अब इनका बचना नामुमकिन है। जब वे लोग पूरी तरह अंदर से टूट जाएंगे तब हम उन्हें बेचने का ऑफर देंगे और इस तरह उनकी करोड़ों की कंपनी को हम कौड़ियों के दाम में खरीद लेंगे। नहीं विक्रांत, तुम अभी उस शौर्य को नहीं जानते। वह बहुत ही शातिर बिजनेसमैन है। उसके वापस आने पर अगर उसे पता चल जाता है कि हमने उसकी कंपनी उससे हथिया ली है तो वह समझ जाएगा कि इन सारी बातों के पीछे हमारा हाथ था। इसकी आप चिंता मत कीजिए डैड। मेरे लोगों द्वारा मुझे ये बताया गया है कि वह अभी तक वापस नहीं आया है और जिस दिन वह वापस आता है उस दिन हम खुद को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि हमने उल्टा उसकी कंपनी खरीदकर उस पर एहसान किया है। वैसे भी एक बार हम उसके फैक्ट्री को कब्जे में ले लेंगे तो उसका फॉर्मूला और उसकी पूरी प्रोसेस वैसे भी हमारे हाथ लग जाएगी। फिर वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी किशन चिंता से बोला, तुम्हें लगता है एक बात समझ में नहीं आई? उसकी कंपनी की नींव खून से सजी है और उसके कंपनी के अंदर जाने वाला हर वह आदमी मारा गया है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने गया था। तुम्हें अगर पता नहीं तो याद दे कि जतिन के साथ क्या हुआ था। उसकी लाश भी उसके घर वालों को नहीं मिली है। ये सुनकर विक्रांत थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, हम उसके सामने अच्छे होने का पूरा दिखावा करेंगे और पीछे से हम अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का उपयोग करके उसे अंदर से खोखला कर देंगे और साथ ही ये ह्यूमन राइट्स वाले उसे ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। इतने लोगों को मारने के बाद उसे फांसी होना तो तय है। तभी उनके कमरे के अंदर आवाज गूंजी, प्लान तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया, मगर क्या है ना कि तुम्हारा प्लान कभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। जब किशन और विक्रांत ने उस दिशा में देखा दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक लड़का पूरी तरह गहरे नीले कपड़े में ढका हुआ था। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। डरते डरते विक्रांत ने उससे पूछा, के कौन हो तुम? और इस वक्त हमारे घर के अंदर कैसे आए? ये सुनकर उस नकाबपोश के अपने चेहरे से नकाब हटाया और बोला, अरे मैं तो वही हूँ जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे थे। मुझे लोग शौर्य कहते हैं और मैंने मेरे कंपनी की नींव लोगों के लाशें पर ही तो रखी है और आज मैं यहाँ 2 और लाशें जोड़ने के लिए आया हूँ। शौर्य को दोनों अच्छे से पहचानते थे। शौर्य को देखकर किशन की घी गई। शौर्य, तुम कैसे यहाँ आ गए? मैं इसे देख शौर्य बोला, अबे बकरे की तरह मैं क्या कर रहा है? अब सीधे बोलना, क्या कहना चाहता है तू? वैसे भी तेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो फिर तू मेरी कंपनी के क्यों पड़ा है भाई? और तूने मेरे परिवार को भी टारगेट किया, वह भी बिना वजह के। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? तुझे चुपचाप जीना अच्छा नहीं लगता जो तू ऐसे बेवजह उंगली करने मेरे पीछे आ गया? ये सुनकर विक्रांत बोला, ये देखो शौर्य, ये एक बिजनेस है, हम ऐसी चल सकते हैं। अगर तुम भी हमसे मुकाबला करना चाहते हो तो सीधा बिजनेसमैन की तरह मुकाबला करो और अपनी कंपनी को बचाओ। विक्रांत की बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, कई लोगों की जान लेने के बाद तू कह रहा है कि ये बिजनेस है? अरे बेवकूफों के सरदार, ये बिजनेस कभी का एक खुला जंग का मैदान बन चुका है। तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि शुरुआत सामने वाला करता है पर अंत हमेशा मैं करता हूँ। इसके बाद शौर्य ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा और विक्रांत को बिना छुए हवा में उठा दिया और उसकी हड्डियां शरीर के अंदर ही तोड़ दी। उसने उसकी हड्डियां को कुछ इस तरह तोड़ा कि उसकी हड्डियों का पावडर बन गया था। जब शौर्य ने उसे नीचे फेंक दिया तो वह जीवित था मगर उसके रीढ़ की हड्डी के अलावा एक भी हड्डी उसके शरीर में नहीं बची थी। उसके बाद शौर्य ने किशन को देखा और बोला, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि तुमने बेगुनाहों को मरवा दिया? अब उसकी सजा तो तुम्हें भी उसी तरह मिलेगी। तू अब मेरा नाम जाते जाएगा जब तक तेरा स्वाहा न हो जाए। इतना कहकर शौर्य ने किशन को हवा में ही एक पंच मारा और उसके सारे अंतर्गत अंग घायल हो गए। शौर्य ने तुरंत अपना मास्क अपने चेहरे पर लगाया और उस रूम से गायब हो गया। शौर्य अपने विला पर वापस लौट आया था। उसने अपने कपड़े बदल लिए और बेड पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपने ऑफिस पहुंचा और मीडिया को खबर लग गई कि शौर्य वापस लौट आया है। कुछ ही देर में उसकी कंपनी के बाहर कई मीडिया वाले कैमरे के साथ खड़े थे। शौर्य ने उन्हें ऐसे देख उनके लिए एक मीटिंग हॉल में कॉन्फ्रेंस रखी।
कुछ ही देर में सभी मीडिया वाले शौर्य के सामने खड़े थे और शौर्य पर शाब्दिक हमले करने के लिए तैयार बैठे थे। शौर्य ने सभी को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, मुझे आशा है कि ये कॉन्फ्रेंस लाइव होगी ताकि इसके बाद जो भी आप लोग सुनोगे और मैं जो भी आपको बताऊंगा उसे पूरा देश ध्यान से सुनेगा। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरी कंपनी को मानवता विरोधी बताया है, पर क्या आप में से कोई बताएगा कि ये लोग जो मेरे कंपनी के अंदर हथियार लेकर आए थे, क्या वे यहाँ पिकनिक मानने के लिए आए थे क्या? ये सुनकर एक मीडिया कर्मी उठा और बोला, वे लोग भले अंदर हथियार लेकर आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग हमला करने आए थे, लेकिन तुम्हारे लोगों ने उन्हें जान से मार दिया। इसके अलावा आप लोग उन्हें बंदी बनाकर पुलिस के हवाले कर सकते थे। शौर्य ने उसकी दलील सुनी तो उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और बोला, आतिश गौतम, उम्र 32 साल, इस वक्त वन मीडिया ग्रुप में एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्टर के पद पर काम कर रहे हो। अपने चाटुकारिता के दम पर एक ही साल में 2 बार प्रमोशन लिया। कल रात तीसरे प्रमोशन के लिए अपने बॉस के पास अपनी बीवी को कल रात को ही छोड़कर आए हो। आज तुम्हारी बीवी तुम्हारे बॉस के साथ गोवा के डॉल्फिन रिजॉर्ट पर मजे कर रही है। पिछले महीने रास्ते पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त वह बहुत घायल हुआ था और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। और उसकी बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त तुम अपनी गाड़ी में वहीं से जा रहे थे। तुम अपनी गाड़ी से उतरकर तुरंत उसके सामने गए और उस लड़के को रास्ते के बगल में लाया। फिर तुमने उसे पानी पिलाने बजाय या फिर उसे दवाखाने ले जाने के बजाय तुमने अपना मोबाइल निकाला और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और उस लड़के को पूछा, आपको कैसा लग रहा है इस एक्सीडेंट के बाद? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ? और हाँ, तुम्हारे सवाल सुनकर उस बाइक सवार ने अपना दर्द भूलकर तुम्हें अपने जख्मी हाथों से पकड़कर कुत्ते की तरह मारा। और मजे की बात तो ये थी कि उसी जख्मी लड़के ने तुम्हें और खुद को अकी दवाखाने में एडमिट किया। इस घटना से तुम्हें मानवता का पाठ मिल चुका होगा, लेकिन तुम फिर भी मुझे मानवता का ज्ञान दे रहे हो। भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शौर्य की बात पर उस रिपोर्टर का मुंह काला हो गया। तभी एक लड़की खड़ी हुई और बोली, आप बात को बदल रहे हैं मिस्टर शौर्य, आप मुद्दे पर आइए। हमें बताइए कि अपने उन्हें पकड़ने के बजाय मारा क्यों? ये सुनकर शौर्य ने उस लड़की को देखा और बोला, गुड क्वेश्चन मिस सहाना। तो फिर मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या उस दिन जब आपको कुछ गुंडों ने घेर लिया और पकड़कर जबरदस्ती कर रहे थे, आपने उनके नशे का फायदा उठाया और पास ही पड़े पत्थर से एक गुंडे के सिर पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी जगह पर मौत हो गई थी? लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि आपको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। क्या आप भी उस वक्त उसे पकड़कर रखती और पुलिस को बुलाती? फिर पुलिस इस बात पर कार्यवाही करती, लेकिन आपने तो अपने बचाव में उस बेचारे गरीब इंसान की जान ली। तब आपकी मानवता कहाँ गई थी? शौर्य का उल्टा सवाल सुनकर वह लड़की तुरंत शर्म से नीचे बैठ गई। तभी शौर्य सभी को देखकर बोला, जो लोग मारे गए वे सब के सब कोई संत महात्मा नहीं थे, बल्कि छठे हुए गुंडे और खूनी लोग थे। और वे लोग मेरे कंपनी के अंदर सुरक्षा नियमों को न मानते हुए अंदर घुस आए थे। उनसे मेरे कंपनी के लोगों को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। इसमें कौन सी गलत बात थी? मेरे परिवार के एक सदस्य के कंपनी पर भी हमला हुआ था और उसमें उनके कई सीनियर लोगों को उस दिन उन गुंडों ने चुन चुन कर मारा। तब तुम्हारी मीडिया क्या कर रही थी? तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी? अब बोलो, क्या हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए ह्यूमन राइट्स वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी? शौर्य के इस बात पर इस बार कोई कुछ नहीं बोला। इसे देख शौर्य बोला, सभी लोग कान खोलकर सुन लो। मेरी कंपनी और परिवार पर जिन्होंने हमला किया है और इन सभी घटनाओं को चिंजा दिया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। मैं उन्हें आज शाम तक का समय देता हूं। अगर उन्होंने मेरे नुकसान के लिए मुझे इसका कंपनसेशन नहीं दिया तो कल का सूरज उनके लिए नहीं होगा। शौर्य की इस बात पर एक मीडिया कर्मी ऑब्जेक्शन लेते हुए बोला, मिस्टर शौर्य, आप इस तरह कैमरे पर खुली धमकी नहीं दे सकते। इस बात पर शौर्य उसे मुस्कुराकर देखकर बोला, जो मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें ये पता है कि मैं धमकी नहीं देता। तभी एक मीडिया कर्मी का फोन बजा और जब उसने उसे उठाया तो उसे दूसरे तरफ से एक खबर मिली, जिसे सुनकर उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बच गया। जब दूसरे मीडिया कर्मी ने उससे पूछा तो उसने बताया, कल रात विक्रांत रायजादा और उसके पिता किशन रायजादा ने खुदकुशी की है। जब उनकी बॉडीज मिली तो पता चला कि आत्महत्या करने से पहले ही वे दोनों बुरी तरह घायल थे और फिर जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो दोनों पिता पुत्रों ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर दी। उनके सुसाइड नोट के अनुसार वे दोनों अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात तुरंत वहां आग की तरह फैल गई।
हर कोई हैरान परेशान था, लेकिन एक इंसान इसे सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब क्या होगा आगे?